चलिए फ्रेंड्स, आज हमको जो स्टार्ट करना है वो रहेगा चैप्टर नंबर 4। वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था, जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है पब्लिक को। सेम है, डिबेंचर्स भी पब्लिक को इशू करेंगे, बट क्या होता है, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, तीनों का फीचर्स अलग अलग है। शेयर होल्डर है, हमारे साथ परमानेंट रहेगा, डिविडेंड मिलेगा उसको, ठीक है। उसके टाइप्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस होंगे। डिबेंचर्स का कैसा होता है कि डिबेंचर्स के लिए भी पब्लिक पैसा देगा, ठीक है। फीचर्स अलग अलग होंगे। इसका क्या होगा सर, अगर शेयर होल्डर को आप डिविडेंड देते हो तो डिबेंचर होल्डर हो तो उसको आप इंटरेस्ट देते हो, एंड इसका पैसा शेयर होल्डर के जैसा नहीं, परमानेंट होगा। ये टेम्पररी पर्पस के लिए कंपनी के लिए रहता है, ठीक है। कंपनी के साथ रहेगा 10 साल, 20 साल, 5 साल, ठीक है। ये पर्टिकुलर ईयर खत्म होने का इनका पैसा वापस देना होता है, ठीक बात है। इसमें अभी क्वेश्चंस आपको जो है ना, वो 2 क्वेश्चंस पढ़ने इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये चैप्टर जो है ना 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है। 3rd, 4th, 5th मिला के आपको अराउंड 25 से 30 तक मार्क्स के लिए आने वाले, ठीक है, तीनों मिला के। तो क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस सिलेबस में ऐसा था, इनका जो वेटेज था ना वो बहुत कम था। और फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन भी ज़्यादा है नहीं। एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना है, दैट इज प्रोसीजर क्या, इशू ऑफ डिबेंचर्स का, यानी ये भी सिंपल है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रोविजन मतलब क्या रूल्स है आप जब डिबेंचर्स क्या करते हो, इशू करते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने वाले हम लोग प्रोविजंस फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी क्या कर रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा है, तो क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 ने दिए, देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो रूल है वो है नो वोटिंग राइट्स। हमको पहले से ही पता है, जब हम लोग शेयर डिबेंचर का डिस्टिंग्विश पढ़ रहे थे, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। अरे सर नो, यस। So debenture holders are the creditors of the company. They do not have a voting rights. Debenture holder क्या है, क्रेडिटर है। डिबेंचर होल्डर क्या है बेटा, क्रेडिटर। प्लीज ये बात समझना, डिबेंचर होल्डर आपके लिए क्या होगा सर, क्रेडिटर होगा, वो ओनर नहीं है। अगर शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर कौन है सर, शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक बात है। चलिए अभी बात करते हैं। सो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड दे डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट्स। उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। तो कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग, और कंपनी किसी डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं देगा बाबा। तो ठीक बात है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ, नो वोटिंग राइट्स, यस। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देखिए बहुत सारे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड, बेयरर, ठीक है। ये सब क्या है, टाइप्स है डिबेंचर्स के, ठीक बात है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल लिखा जा सकता है। तो कंपनी कैन इशू फॉलोइंग डिबेंचर्स। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ, डिबेंचर्स का मैंने आपको टाइप तो बताया, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, बट वो डिबेंचर्स कंपनी को इशू करना अलाउड नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ, फर्स्ट वन नो वोटिंग राइट, देन सेकंड नो सॉरी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, जो कि हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। बात पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, पहले पता है। कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कंपनी क्या करेगा, रिडीम मतलब रीपे करेगा डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, और हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनको एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। चलिए डिबेंचर सर्टिफिकेट, यस, शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट दो, डिबेंचर होल्डर तो उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट दो, अरे सर नो, यस सर। चलिए सो अ कंपनी हैज to issue debenture certificate to the debenture holder within 6 months of allotment of debenture। जब आप उसको सर्टिफिकेट देते हो, ठीक है, मतलब आप सर्टिफिकेट जब दोगे तो कितने, जब आपने उसको डिबेंचर्स दिया ना, वहां से लेके 6 मंथ्स में आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट देना है उस डिबेंचर होल्डर को। सो अलॉटमेंट से लेके 6 महीने में डिबेंचर सर्टिफिकेट उस तक पहुंच जाना चाहिए। एक बात मैं वापस बता दूं बेटा, सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा नो वोटिंग राइट्स, क्या पढ़ा आपने, नो वोटिंग राइट्स, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, देन आपने पढ़ा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, देन आपने पढ़ा डिबेंचर सर्टिफिकेट उसको देना है, देन आपने पढ़ना है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यस सर, सिंपल बात है, डिबेंचर का कभी ना कभी रिपेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी को अलग से पहले ही एक रिजर्व बना के रखना है, पैसा बाजू में निकाल के रखना है। सो कंपनी हैज टू क्रिएट, इसको डीआरआर बोलते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब प्रॉफिट से एक रिजर्व बाजू में हिस्सा निकाल के रखना, ठीक है, डिबेंचर का रिपेमेंट करने के लिए। इसके लिए उसको नाम दिया गया है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिपेमेंट रिजर्व। दिस मनी कैन बी यूज ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये मनी किस लिए यूज किया जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए भी यूज किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, यस, मैंने वो टाइम में भी बोला था कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना होता है, कब, अगर आपके कंपनी में 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स। इफ द कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस और इनवाइटीज मोर देन
इनवाइट्स और तो इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल, कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया 500 से ज्यादा लोगों के लिए, या तो डिबेंचर्स के लिए इनवाइट किया 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स के लिए, तो आपको डिबेंचर एक ट्रस्टी रखना पड़ेगा जो कि डिबेंचर होल्डर्स का कल्याण भला देखेगा। ठीक बात है। एंड डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी इफ, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी का ऑपरेट। एनसीएलटी एक ऐसा बॉडी है जो कंपनीज को कंट्रोल करता है, इतना समझना। कंपनीज के लिए मतलब सब एक कोर्ट है, कंपनीज का कोर्ट, दैट इज एनसीएलटी। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या बेटा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखिए, if the company default in making repayment of debentures, then debenture trustee can approach NCLT for redressal। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, फॉल्ट किया डिबेंचर होल्डर का रिपेमेंट करने में, तो ये ट्रस्टी जो है उनके लिए अपॉइंट किया था, वो एनसीएलटी के पास भाग सकता है रिड्रेसल मतलब न्याय के लिए। Impose restrictions when the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient to redeem the principal amount of the debentures, it may approach NCLT। देखिए, जब डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है, उसके ओपिनियन में ऐसा है कि कंपनी के असेट्स सफिशिएंट नहीं है डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करने के लिए, तो एनसीएलटी के पास भागेगा। देखो, ये कंपनी लायक नहीं है डिबेंचर होल्डर्स का रिपेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर केस कर दो। अरे ठीक बात है। तो ऐसा होता है, मतलब असेट्स बेच के अगर कंपनी, ऐसा कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, ऐसा अगर डिबेंचर होल्डर को, सॉरी, डिबेंचर ट्रस्टी को लगा, तो वो ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के लिए क्या काम करेगा? वो एनसीएलटी के पास जाएगा, बोलेगा देखो ये कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, या तो उसके पास सफिशिएंट असेट्स भी नहीं है पे करने के लिए। ठीक है। देन पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखिए, अगर आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया, कॉन्ट्रावेंशन मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना, दैट इज कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन उल्लंघन करना, मतलब आपने फॉलो नहीं करा, सिंपल बात, फॉलो नहीं किया, कंपनीज एक्ट को आपने फॉलो नहीं किया, तो पनिशमेंट मिलेगा। किसको? देखते हैं। इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई, एक मिनट, if the company fails to comply, ठीक है, with any provisions of the act, एक्ट कौन सा एक्ट सर? यहाँ पे कंपनीज एक्ट होगा। कौन सा एक्ट होगा सर? कंपनीज एक्ट। कब आया है ये? 2013 में, ये तो हमको पता है। चलिए, ओके, यस। If the company fails to comply with any provisions of the Companies Act, then the company and its officer shall be liable to pay fine। कुछ फाइन लगेगा जो कि आपको क्या करना होगा? पे करना होगा। चैप्टर नहीं हुआ, क्वेश्चन हो गया यार। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या क्या पढ़ा आपने। नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स डिबेंचर होल्डर का नहीं होगा। डिबेंचर के टाइप्स है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको एंड रिडम्पशन का अमाउंट पे करना होगा, रिडीम करने होंगे डिबेंचर्स विद इंटरेस्ट, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे। डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना 6 मंथ अलॉटमेंट से लेकर 6 महीने में डिबेंचर सर्टिफिकेट उसके पास पहुंच जाना चाहिए। क्रिएट करना है डीआरआर क्यू सर, एक रिजर्व बाजू में निकाल के रखना है, दैट इज नोन एज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अपॉइंटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा कब? अगर 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर से, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। ये क्या काम करेगा? उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है तो एनसीएलटी के पास डिबेंचर ट्रस्टी भागेगा। रिस्ट्रिक्शंस, डिबेंचर देखिए, इंपोज रिस्ट्रिक्शंस में हमने क्या पढ़ा सर? अगर सपोज कंपनी के पास असेट सफिशिएंट नहीं है तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? एनसीएलटी के पास भागेगा। और इंपोज करना मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाना, दैट इज इंपोज करना। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन किया आपने, अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो ये आप कोड क्या बना सकते हो? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेड इट, बट लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। आपने एनटीपी क्या क्या लिखा हमने? सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा एन, दैट इज नो वोटिंग राइट्स। उसके बाद में सी फॉर कुछ तो पढ़ाते हैं, एक मिनट। सबसे फर्स्ट आपने जो पढ़ा इधर ही लिखते हैं,
यस एनटी नोटिंग राइट्स टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, नोटिंग राइट्स टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज एनटीपी डीसी, एनटीपी डीसी एंड एनटीपीडीसी एडीआई एडीआईपी एडीआईपी एडीआईपी, ठीक है, ऐसा ही कुछ तो कोड आप बनाइएगा, नो प्रॉब्लम, चलिएगा, बट याद करो और कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक बात है, चलिए याद हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। नो नोटिंग राइट डिबेंचर सर्टिफिकेट वगैरह इशू करना है आपको, पनिशमेंट मिलेगा कॉन्ट्रावेशन किया गया तो इन पर रेस्ट्रिक्शंस हो गए एसेट्स के ऊपर, डिबेंचर ट्रस्टी अप्रोच करना है एनसीएलटी के पास, डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना होगा, डीआरआर क्रिएट करना होगा, सर्टिफिकेट देना है, इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन का अमाउंट मैच्योरिटी पे देना है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिंपल बात है। DIP CADIP ऐसा कुछ तो लिखिए कोड, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, ये अच्छे से देखना, ये प्रोसीजर है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं डिबेंचर पब्लिक को इशू करने का क्या प्रोसीजर, ठीक है। पास रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाना है, रिजोल्यूशन पास करना मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन, रिजोल्यूशन नथिंग बट परमिशन, परमिशन लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। क्या हुआ, कितने अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करने हैं, क्या टाइप्स ऑफ डिबेंचर इशू करने हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस वगैरह कैसा होगा उसको अप्रूव करेंगे, बाबा ये डिटेल प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज भी क्रिएट करना होगा क्योंकि डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं ऑलवेज, ठीक है, तो वो होगा। रिजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड मीटिंग में, इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रेजोल्यूशन पास करेंगे, फॉलोइंग परमिशन लेंगे डिवेंचर होल्डर्स का, बाबा इतने डिवेंचर बेचने हैं, ये टाइप ऑफ डिवेंचर्स होंगे, और उसके बाद में हम लोग प्रोस्पेक्टस कैसा हुआ उसको अप्रूव करेंगे, परमिशन देंगे, एंड चार्ज ऑन असेट्स भी क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए परमिशन लेना है। होल्ड ईजीएम, ईजीएम किसका होगा सर, शेयर होल्डर्स का होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट इज अर्जेंट जनरल मीटिंग होता है जब डिवेंचर्स बेचोगे तभी। इफ द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोरोइंग पावर अगर इंक्रीज, ईजीएम मस्ट बी हेल्ड टू गेट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल परमिशन लेना है, सिंपल बात है। सुनो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिमिट होता है इतने से ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर नहीं ले सकते, बट अगर वो आपको ज्यादा, अक्सर एक लिमिट था उससे ज्यादा अगर लेना है ना तो शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक बात है। तो अगर सपोज ये बोरोइंग पावर अगर इंक्रीज हुआ तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, सो आपको शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना होगा, स्पेशल परमिशन। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्या फाइलिंग करना है सर, कंपनी सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दैट इज आरओसी बोला जाता है, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होने के बाद 30 दिन में कंपनी सेक्रेटरी को वो स्पेशल रिजोल्यूशन एंड प्रोस्पेक्टस का कॉपी आरओसी को भेज देने का, ठीक है। चलिए, क्या परमिशन मिल गया है करके, ऑब्टेन्ड क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट मतलब आपका कंपनी का रेटिंग एकदम अच्छा है मार्केट में, ऐसे रेटिंग्स कुछ कंपनी है कि रेटिंग देने वाले कंपनीज होते हैं, वो कंपनी आपकी कंपनी को रेटिंग देते हैं, ठीक है। एक कंपनी मतलब रेटिंग देने वाली कंपनी है, वो दूसरे आप जो कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स बेचता है इनको रेटिंग देते हैं, तो आपके कंपनी का रेटिंग कौन सा है, वो ABCD वगैरह AAA ऐसे रेटिंग्स होते हैं, तो ये कौन सा रेटिंग है आपके कंपनी का वो बताना होता है। सो कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर्स रेटेड बाय द वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं ये, द रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपकी कंपनी के डिबेंचर्स को कौन सा रेटिंग मिला है वो भी बताना पड़ेगा। बाद में बात करते हैं इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। यस, अगर डिबेंचर्स हमने बेचे और सपोज पूरे के पूरे डिबेंचर्स पब्लिक ने लिए नहीं लिए तो बचे हुए डिबेंचर्स एक अंडरराइटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। अंडरराइटर इज अ पर्सन जो अगर डिबेंचर्स पूरे के पूरे पब्लिक को नहीं बिके तो बचे हुए डिबेंचर्स ये गारंटी देता है कंपनी को कि मैं ले लूंगा। समझ गया अंडरराइटर कौन है, वो गारंटी देता है कंपनी को कि मैं आपके डिबेंचर्स अगर पब्लिक ने नहीं लिए तो ले लूंगा, ठीक है। सो कंपनी को एंटर करना है एग्रीमेंट में, ठीक है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में किसके साथ, एक अंडरराइटर के साथ, वो कोई भी बंदा हो सकता है।
ठीक है, डिबेंचर्स का अंडरराइटिंग करने के लिए। इशू प्रोस्पेक्टस या तो लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस को ही क्या बोला जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर। देखिए कंपनी इशू करेगा प्रोस्पेक्टस इफ इट इज inviting public to buy its debentures. Letter of offer is issued if a company makes right issue and offer letter for private placement. देखिए कंपनी इशू करेगा प्रोस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर्स। कंपनी प्रोस्पेक्टस अगर पब्लिक को डिबेंचर्स बेच रहे हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। एंड लेटर ऑफ ऑफर इज इशूड इफ अ कंपनी मेक्स राइट इशू। अगर राइट इशू हो रहा है डिबेंचर्स का देन क्या करेंगे सर, लेटर ऑफ ऑफर सेंड किया जाएगा। एंड ऑफर लेटर फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब अगर प्राइवेटली किसी अपने सपोज प्राइवेट लोगों को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को दे रहे हो तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक बात है, यस। ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, कंपनी ओपन करता है एक सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक में ओपन किया जाएगा टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। मतलब डिबेंचर होल्डर जो पैसा देगा वो कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट में। ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में आपका आपके अकाउंट से डेबिट होके कंपनी के अकाउंट में क्रिएट होता है, शेड्यूल बैंक में अकाउंट होगा। रिसीविंग, तो वो अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा ना यार। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो यस डिबेंचर होल्डर्स आपको एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब आपने सुना होगा, अकाउंट्स का पार्ट है। तो एप्लीकेशन जब करेंगे साथ में कुछ पैसा भी डिबेंचर होल्डर देता है, वो एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगा वो बैंक अकाउंट में। सो द सब्सक्राइबर्स मतलब डिबेंचर होल्डर्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द बैंक। इसको सबमिट करेगा बैंक को विद इन द टाइम पीरियड मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। होल्ड बोर्ड मीटिंग, किस बात के लिए सर, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू अ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड एंड अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। बोर्ड मीटिंग क्लोजर एक बार मतलब इशू एक बार खत्म हो गया तो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे कि चलो बाबा उनको सर्टिफिकेट्स भी अलॉट करने होंगे ना, इसके लिए। इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, देखिए हाँ, द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो अलॉटमेंट का प्रोसीजर कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 60 दिन में। कब से एप्लीकेशन मनी मिला उससे 60 दिन में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद में कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा जब आपने डिबेंचर्स अलॉट किए वहां से लेके 6 मंथ्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। एंट्रीज करनी है आपको रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में। इस डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होगा उसमें आपको एंट्री उसका लिखना पड़ेगा, नाम एड्रेस वो सब, कितने डिबेंचर्स है वो सब। सो कंपनी सेक्रेटरी हैज टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विद इन 7 डेज फ्रॉम द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो 7 दिन में वो एंट्रीज कर देनी है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में। ये है आपको सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज सॉल्व करना एकदम इजी है। कंपनी कैन नॉट इशू, क्या वो भी वोटिंग लाइन डिबेंचर नहीं इशू करता, पढ़ा है हमने। कंपनी कैन इशू डैश कन्वर्टेबल डिबेंचर सर, फुल्ली पार्टली कंपनी कैन इशू ओनली पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ओनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली और फुल्ली दोनों इशू कर दिया जा सकता है। मनी फ्रॉम डैश अकाउंट इज यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सीआरआर वगैरह ये सब हमने पढ़ा है। डिबेंचर और सर्टिफिकेट 6 मंथ में इशू कर देना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं, यस। ये आपको आंसर भी पीछे मिल जाएगा, ओके यस। इसमें अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो तो हमको करना है, यस है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। नहीं, इसका एक अलग से सीरीज ही मैं आपको देने वाला हूँ तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। कौन सा केस स्टडी है, इसका एक अलग ही आपको सीरीज मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा केस स्टडी, ठीक बात। चलिए बस।